नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से इंसेप्शन जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई लिखाई व्यवस्थित हो गई होगी। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप अपने जीएस सब्जेक्ट की पढ़ाई अब कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी एक प्रयास यही किया है कि आपको जीएस के पाठ्यक्रम पर बहुत विस्तार से एक क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जाए, जिससे जब आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो, एसएससी टीयर 2 में चूंकि इस बार जीएस शामिल है, तो जब आप टीयर 2 परीक्षा में बैठें तो आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। यानी ये जो मिशन मैंने स्टार्ट किया, इसका मुख्य उद्देश्य आने वाली मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखा है मैंने, और मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे जितने भी छात्र, मेरे जितने भी मित्र इस सेशन में लाइव है, वो सब टीयर 1 पास करेंगे। क्योंकि टीयर 1 की तैयारी आप बहुत दिनों से पहले से ही कर रहे थे। आपकी तैयारी में मेरी तरफ से सहयोग सिर्फ ये होगा कि मैं आपके पूरे जीएस के रिवीजन के लिए एक बहुत जल्दी सेशन शुरू कर रहा हूं। संभवतः 2 नवंबर से वो सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा, और आप घर बैठकर भी उस सेशन को अटेंड कर सकेंगे, और बाकी ऑफलाइन में आपके लिए एक बेहतर विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। 2 नवंबर से मेरी एक कार्य योजना है, जिसमें मैं अगले 50 दिनों तक आपको 50 सेट पेपर हल करवाने वाला हूं, और वो 50 सेट पेपर ऐसे होंगे जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें इस बार के एग्जाम के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस डाले गए हैं, और उस पर बहुत मेहनत के साथ प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया। तो उस पर अभी काम जारी है, बहुत जल्दी वो सेशन आपके सामने होगा। वो आपके टीयर 1 परीक्षा को ध्यान में रखकर कार्य योजना है। लेकिन जो कार्य योजना हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई, और उसको ध्यान में रखते हुए जीएस का एक सेगमेंट मैंने यहां पर आपके लिए लाइव सेशन में शुरू किया, ये निरंतर आपके आने वाले परीक्षा तक चलता रहेगा। यानी जो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे उसमें भी आपके लिए कारगर साबित होगा। दूसरी बात, आप सबसे इस बात का मुझे खेद है कि आप सबको बहुत विलंब में क्लासेस मिल पाती हैं, देर रात में आपके लिए क्लासेस शुरू हो पाती हैं, मिडनाइट तक आपको क्लास के लिए वेट करना पड़ता है। और अभी चूंकि व्यवस्था प्रारंभिक चरण में है, तैयारी का सिलसिला जारी है, एक सप्ताह 7-8 दिन की बात और रह गई है, तो कुछ दिन का पेन आप सब और सहें, उसके बाद सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे आज बहुत प्रयास करने पर यह क्लास टाइम पर शुरू कर पा रहा हूं, अन्यथा आपकी क्लास लगभग 11 बजे के आसपास ही शुरू हो पाती है। तो आगे कोशिश यही रहेगी कि आपको इस असुविधा से मैं बचा सकूं, और बाकी हो सका तो बहुत जल्दी, जो मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सेशन 3-3 दिन करके चल रहा है, ये नियमित 6 दिन चलेगा। यानी 6 के 6 दिन आपके लिए हिस्ट्री की क्लास, और एक नए टाइम पर आपको 6 के 6 दिन ज्योग्राफी की क्लास। तो संभवतः क्लास का टाइमिंग में हो सकता है 8:30 बजे से लेकर कर दूं कि 8:30 से 9:30 आपने इतिहास पढ़ लिया, और 10 से 11 आपने भूगोल पढ़ लिया, और इस तरह से डेली 2 पीरियड आपके जीएस के चलते रहेंगे। और ये जो मैंने यहाँ पर कार्य योजना प्रारंभ की है, ये आपके मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने शुरू किया। एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, आप में से बहुत सारे बच्चों का यह भी कंसर्न था कि सर टीयर 1 एग्जाम तक ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो टीयर 1 एग्जाम को ध्यान में रखकर मैंने सेशन स्टार्ट भी नहीं किया। अगर आप टीयर 1 एग्जाम को लेकर कंसर्न दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2 नवंबर से एक नई कार्य योजना मिलने वाली है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, सब कुछ इन्वॉल्व करके प्रश्न रहेंगे। तो उस पर आपको यहां पर एक मॉडल पेपर हल करने के लिए दिया जाएगा, जिस पर पूरे विस्तार से व्याख्या होगी, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का गोल है, दिसंबर तक हमें पूरे जीएस के पाठ्यक्रम का रिवीजन करना। तो ये जो कार्य योजना मेरी अभी चल रही, बच्चों स्पष्ट कर दूं कि आप इसको लेकर के ये परेशान ना हो कि सर पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा। ये आपके मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने प्रारंभ किया। बाकी बहुत जल्दी आप सबके लिए पेड बैचेस भी होंगे। जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए भी पेड बैचेस मैं तैयारी कर रहा हूं। अब बाकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूं, और जो ऑफलाइन में टीयर 1 के लिए बच्चों के लिए कार्य योजना ला रहा हूं, वो सबके लिए निःशुल्क सेवा, यानी उसमें मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो टीयर 1 परीक्षा में इस बार शामिल होने जा रहे हैं, सबका परिणाम बहुत सकारात्मक हो।
तो इन सभी कार्य योजनाओं पर बहुत जल्दी अमल करते हुए मैं आपको दिखाई दूंगा। तो चलिए अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज मंगलवार का दिन और दिन के अनुसार हम सब इस समय इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में अभी तक आपने 2 अध्यायों पर चर्चा सुनी और कल की क्लास में आप सबने प्री हिस्टोरिक कल्चर पर एक पूरा नोट्स भी प्राप्त किया होगा। उम्मीद करता हूं वो नोट्स आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो आप उसको एक बार फिर से मैं एडवाइस दे रहा हूं कि जरूर पढ़ लीजिएगा। आज मैं नए चैप्टर की ओर बढ़ूंगा जो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, खासकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो इंडियन हिस्ट्री में खासकर एंशिएंट इंडिया की अगर बात की जाए तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है हड़प्पा सभ्यता। तो आप लोग अध्याय 3 अब पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 3 हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, जिस पर आज पहला लेक्चर मैं लेने जा रहा हूं। तो हड़प्पा सभ्यता पर हम लोग कुछ बेसिक बातें जानेंगे, सीखेंगे और ये देखेंगे कि परीक्षा के लिए इसमें कौन कौन सी अहम चीजें हैं। लेकिन इस टॉपिक को मैं शुरू करूं, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं, उससे पहले इसकी एक रूपरेखा तय कर लेते हैं कि इस टॉपिक में, इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक बार हो सके आप अपने नोटबुक में भी इसे लिख लीजिएगा कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सभ्यता का नामकरण। सभ्यता का नामकरण, नेमिंग ऑफ सिविलाइजेशन। फिर इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी खोज के बारे में, यानी डिस्कवरी जो हुई इसकी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद यहां पर ये देखेंगे कि इस सभ्यता के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी। इस सभ्यता के उदय की पृष्ठभूमि यानी किस पृष्ठभूमि पर यह सभ्यता विकसित हुई, इसका उदय हुआ। तो बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन, बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन यानी किस बैकग्राउंड पर इसका ओरिजिन हुआ, इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे इस सभ्यता का कालक्रम क्या था, यानी इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए किस समय की यह सभ्यता थी, तो टाइम पीरियड पर हम लोग बात करेंगे। फिर इसी तरीके से आगे हम लोग इसमें यह अध्ययन करेंगे कि इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कितना था, किन क्षेत्रों में इसका विस्तार मिलता है, किस क्षेत्र में सभ्यता विकसित हुई, इसका केंद्रीय स्थल क्या था, हार्टलैंड क्या था। तो इस तरह से इसके जियोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जियोग्राफिकल एक्सटेंट, फिर इसी तरीके से हम लोग इस सभ्यता के
प्रमुख नगरों की बात करेंगे, जो इसके प्रमुख नगर पता चले। कुछ ऐसे पुरास्थल, कुछ ऐसे साइट्स मिले जिन्हें नगरीय जीवन का संकेत माना गया कि यहां नगर हुआ करते थे। तो इनके कौन कौन से प्रमुख नगर थे, यानी प्रोमिनेंट सिटीज। तो प्रोमिनेंट सिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख शहरों का विकास हुआ था इस सभ्यता में, जैसे हड़प्पा, जैसे मोहनजोदाड़ो, जैसे चन्नूदड़ो, जैसे लोथल, जैसे कालीबंगा, इस सब पर बात होगी। फिर इसी तरीके से यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इसकी विशिष्ट लक्षण क्या थे, इस सभ्यता के विशिष्ट लक्षण क्या थे, किस बात के लिए इसे बहुत यूनिक सिविलाइजेशन में कंसीडर किया जाता है, यानी इसके स्पेसिफिक फीचर्स कौन से थे। स्पेसिफिक फीचर्स पर हम लोग बात करेंगे। और फिर इसके बाद ये देखेंगे कि इस सभ्यता में सामाजिक दशा कैसी थी, यानी इनका समाज कैसा था। तो समाज और संस्कृति के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरीके से इनकी आर्थिक दशाएं कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। और फिर इसी तरीके से देखेंगे कि इनका राजनीतिक स्तर कैसा था, यानी इनकी राजनीति कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी। तो कुल मिलाकर के इसमें हम ये कह सकते हैं इनकी सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इनके कल्चर के बारे में, जैसे किस तरह के रिलीजन में बिलीफ रखते थे, इनके रिचुअल्स कौन से थे, लास्ट रिचुअल्स, अंत्येष्टि संस्कार, या फिर किस तरह से ये लोग यहाँ पर पूजा पाठ की पद्धति अपनाते थे, इन सब विषयों पर बात करेंगे। इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर इनकी पॉलिटी कैसी थी, किस तरह से सिस्टम गवर्न होता था, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर फाइनली ये देखेंगे कि आखिर ये सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, यानी इसका पतन कैसे हुआ, इसका डाउनफॉल कैसे आया, क्या रीजन रहा जिससे ये सभ्यता नष्ट हुई। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में आपके सामने एक फ्रेमिंग है। इन बातों को आपको जानना है, तब आप कह सकते हैं हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया। यानी इसके पतन के बारे में जानकारी, इसकी प्रमुख विशिष्टताओं के बारे में जानकारी, इनके समाज के बारे में, इनकी संस्कृति के बारे में, इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, इनकी राजनीतिक दशाओं के बारे में, ऐसे ही इनके प्रमुख नगरों के बारे में, ऐसे पुरास्थल जो नगर के जीवन का संकेत देते हैं, उनकी क्या विशिष्ट पहचान थी, वहां से कौन सी ऐसी बातें मिली हैं जो दुनिया के लिए बहुत आश्चर्यचकित है, चाहे वो मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ एक स्नानागार हो या चाहे हड़प्पा से कुछ मिले स्कल्पचर हो। फिर इसी तरीके से इसका भौगोलिक विस्तार, यानी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहां तक था, ये किस समय सभ्यता विकसित हुई थी और ये किस पृष्ठभूमि पर विकसित हुई थी, इसके बारे में हमें पता कब चला और कैसे चला, और इसका नामकरण कैसे तय किया गया, इसकी नेमिंग कैसे डिसाइड की गई, ये सारी बातें आप पढ़ते हैं, यही है अध्याय। तो देखिए, किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का जो एक साइंटिफिक मैनर है, जो एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसको हम कहते हैं तैयारी करना, उसका सबसे सिस्टमैटिक अप्रोच यही होता है कि आप पहले फ्रेमिंग करें कि हमें क्या क्या बातें इस अध्याय से संबंधित जाननी। अब अगर बात करें कि सर इस टॉपिक को पढ़ने का सोर्सेज क्या होना चाहिए, कहां से हम इस टॉपिक को तैयार करें, तो मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी की किताबें आपके लिए फाउंडेशन का काम करती है। आप क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक भी उठाएंगे, उसमें भी ये चैप्टर आपको मिलेगा, उसमें भी कुछ बेसिक बातें समझाई गई हैं। और इसके साथ साथ जो नई एनसीईआरटी और रामशरण शर्मा वाली एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 की, प्राचीन भारत, उसमें भी ये मैटर बहुत अच्छे से दिया गया। तो मैं सारी चीजों को कंपाइल करके, सारी चीजों को एक तरीके से जोड़ करके आपके सामने इस अध्याय को रखूंगा और कोशिश होगी ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला टॉपिक आता है नामकरण, तो हम लोग नामकरण पर ही बात शुरू करेंगे। देखिए, मैं नामकरण पर बात करूं उससे पहले फिर कुछ बेसिक चीजें आपको स्पष्ट कर देता हूं। दरअसल किसी भी देश पर जब एक दूसरा देश शासन करता है
तो उस देश की कोशिश ये होती है, जो शासन करने वाला देश है, जो शासक है, कि वहां रहने वाले लोगों के बारे में जाना जाए कि ये लोग कैसे हैं जिन पर हमें रूल करना है, जिससे वो यहां पर जब कोई निर्णय ले, कोई काम करे तो तालमेल बैठा सके या कम से कम वहां के लोगों को अपने प्रभाव में रख सके। इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं शासक वर्ग ये चाहता है कि देश के लोगों को बहुत अच्छे से जाना समझा जाए, उनकी संस्कृति को जाना समझा जाए, उसको बहुत अच्छे से परखा जाए। और इस संदर्भ में अगर आप देखें तो ये बात अंग्रेजों पर भी लागू होती। दरअसल जब अंग्रेजों ने भारत जैसे बड़े देश को गुलाम बनाया तो शुरुआत में वो कई ऐसे कदम उठाते चले गए जहां पर आप देखेंगे भारतीय समाज में उसके विरुद्ध रोष भरता रहा, लेकिन इसका उन्हें अंदाजा नहीं हो पाया। जैसे उदाहरण के लिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन कर दिया, सती कस्टम को बैन कर दिया। अंग्रेज ये सोचकर ये कदम उठा रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय समाज जो रूढ़िवादी समाज था, जो परंपरागत समाज था, वो इसके विरुद्ध खड़ा हुआ। उसके मन में एक रोष आया कि हमारे धर्म संस्कृति पर प्रहार है, ये हमारे कल्चर पर हमला है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके पीछे बहुत बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी था। समाज में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक रोष था, समाज के लोगों को लगता था हमारे धर्म संस्कृति पर हमला किया जा रहा। तो 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी और इसीलिए अंग्रेजी शासक वर्ग को यह लगता था कि हम जिस देश पर शासन करना चाहते हैं, अपने शासन को स्थायी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इस देश की संस्कृति को जाना जाए, इस देश के लोगों को जाना जाए, ये क्या चाहते हैं, कैसे हैं, और फिर हम उस तरह की नीतियों को लेकर आगे बढ़े जिससे इस देश पर हम चिरसम्मत समय तक शासन कर सकें। ये सोच करके ब्रिटिश सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए और इन्हीं कदमों में से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था कि भारत में पहली बार पुरातात्विक अनुसंधान के लिए एक विभाग बनाया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, जिस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके। तो एक बार पुनः मैं उसी बात पर आता हूं कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। ब्रिटिश शासन काल में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया was set up during British ruling period. ब्रिटिश रूलिंग पीरियड। तो जब भारत में अंग्रेजी शासन था तब इस विभाग की स्थापना की गई थी और शायद आप सबको ये पॉइंट याद आ गया हो। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें भी मैंने बताई थी। जैसे आपको याद आया होगा, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1861 में, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडेड इन 1861 और उस समय गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल एंड वायसराय।
तो उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग के समय जब वो गवर्नर जनरल वायसराय थे तो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया था। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और शायद आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। फर्स्ट सर्वेयर जनरल, यानी इन्हें ही हम महानिदेशक भी कह सकते हैं, डायरेक्टर जनरल भी कह सकते हैं। तो प्रथम महानिदेशक किन्हें बनाया गया? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इस विभाग का किसे बनाया गया, या सर्वेयर जनरल बोलते हैं किसे बनाया गया? तो इसका भी जवाब आपके पास होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे। इन्हीं के प्रयास से तो इस विभाग की स्थापना हुई थी। तो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक माना जाता है। और ये सारी बातें आप पहले भी बच्चों पढ़ चुके हैं, तो ये सब तो आपको याद ही होगा, उम्मीद करता हूं याद आया होगा। कनिंघम, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का फाउंडर माना जाता है। ये एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे। इन्हीं के प्रयास से भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव कहां से शुरू होता है, तो हम देखेंगे कि इसमें बदलाव आता है जब भारत के नए गवर्नर जनरल वायसराय बनते हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पुरातत्व विभाग का यहां पर आप देखेंगे रिकंस्ट्रक्शन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ASI, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन तो पुनर्गठन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसका पुनर्गठन हुआ था 1902 में, in 1902 किसके समय में? तो गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय, ड्यूरिंग द रेन ऑफ गवर्नर जनरल and Viceroy लॉर्ड कर्जन। तो कई बार परीक्षा में यह प्रश्न भी आता है बच्चों की ASI डिपार्टमेंट की फाउंडेशन किस गवर्नर जनरल के समय रखी गई थी। कुछ गाइड में गलत उत्तर लिखा है लॉर्ड कर्जन। ASI डिपार्टमेंट की फाउंडेशन पड़ी थी 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में या लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरलशिप में, लेकिन इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन ने इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया था और इसीलिए लॉर्ड कर्जन को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग को एक मजबूती प्रदान की।
फिर इसी समय लॉर्ड कर्जन ने यहां आप देखेंगे एक ऐसे शख्स को सर्वेयर जनरल अपॉइंट किया जिसने सिंध सभ्यता के बारे में जानकारी देने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। तो इसी समय अपॉइंट किया गया था सर जॉन मार्शल को सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। तो अपॉइंटेड सर जॉन मार्शल वॉज अपॉइंटेड as new surveyor general of ASI, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक 1902 में सर जॉन मार्शल नियुक्त किए गए। सर जॉन मार्शल नियुक्त किए गए। तो ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। यहां से एक नया नाम आपके सामने आता है सर जॉन मार्शल, जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी था क्योंकि जिस सभ्यता के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि भारत में इतनी प्राचीन कोई नगरीय सभ्यता थी। इन्होंने ही दुनिया के सामने इसे एक्सपोज किया, इसे उद्घाटित किया, इसे बताया कि भारत में इतनी प्राचीन सभ्यता भी अस्तित्व में थी। इसलिए इनका नाम आना बहुत जरूरी था। तो सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। ये कब महानिदेशक बने? 1902 में। और किस तरीके से इस पद तक पहुंचे, इसकी ये कहानी आपके सामने रही। अब जरा आते हैं जिस सभ्यता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता, इसकी कहानी कैसे शुरू होती। तो जब भारत में अंग्रेजी राज कायम हुआ, ब्रिटिशर्स का रूल एस्टैब्लिश हुआ, तो बहुत लंबे समय तक दुनिया ने यह मान्यता रखी कि भारत की जो पहली सभ्यता या भारत में सभ्य जीवन की शुरुआत वैदिक काल से होती। हजारों वर्षों तक यह मान्यता स्थापित रही कि भारत में पहली सभ्यता आर्य सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी। यानी जब भारत के लोगों का संपर्क बाहरी लोगों से हुआ तब भारत में सभ्यता का प्रवेश हुआ। खासकर औपनिवेशिक इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों ने, ऐसे हिस्टोरियंस जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड में इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, यानी भारतीय इतिहास की पुनर्रचना की, उसमें उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि भारत में सभ्यता का आगमन जब बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ तभी हुआ। और इसी क्रम में वो अपने आप को सही सिद्ध करना चाहते थे कि हम भारत में अगर बाहर से आए हैं शासन करने तो ये नियति की मंजूरी है, नियति ये चाहती है, क्योंकि भारत सभ्य तभी बना जब बाहर के लोगों से उसका संपर्क स्थापित हुआ। और इस क्रम में इसके पीछे जो तर्क दिया जाता था वो था, जब आर्य लोग भारत में प्रवेश करते हैं, पहली बात तो इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या आर्य बाहर से आए। लेकिन जैसा कि जर्मन प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इस पर रिसर्च किया और मैक्स मुलर की मान्यता को ही ज्यादा स्वीकार किया गया है, तो उनके अनुसार सेंट्रल एशिया से मध्य एशियाई क्षेत्रों से आर्यों का आगमन भारत की ओर हुआ था। बैक्ट्रिया नाम की जगह से होते हुए आर्य भारत में आए थे और इस तरह से आर्य विदेशी थे एक तरीके से। और जब आर्य भारत में आए तो भारत सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। तो हम कह सकते सैकड़ों वर्षों तक इतिहास में मान्यता चलती रही कि भारत की पहली सभ्यता या भारत की पहली संस्कृति वैदिक संस्कृति है। और उससे पहले भारत जो है वो आदिम युग का जीवन जी रहा था, पाषाण कालीन संस्कृति का जीवन जी रहा था।
लेकिन जब 1921 में हड़प्पा पुरा स्थल की खोज हुई, दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविद ने जब हड़प्पा के पुरा स्थल को खोज निकाला और अगले ही वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का उत्खनन करवाया, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के मिलने के बाद दुनिया पर भारत का इतिहास बदल गया। दुनिया की नजर में भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई और ये घोषणा की गई कि भारत में आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता से भी पुरानी एक सभ्यता थी। तो दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत में विकसित हुई थी। अगर हम दुनिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें तो जैसे अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट में नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन, यानी मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता, ऐसे ही आप देखें तो चीन में मंचूरियन सभ्यता, ऐसे ही दजला फरात घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता, मंचूरियाई सभ्यता, इनकी समकालीन थी भारत में सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। यानी उसी दौर में जब दुनिया में कई प्राचीन सभ्यताएं फली फूली, विकसित हुई, ग्रोन अप हुई, तो उसी दौरान इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक महान सभ्यता का विकास हुआ था और वो थी इंडस वैली में विकसित होने वाली सभ्यता। तो बेसिकली हम लोग इसी सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूं, ये एक बार जब हम इस सभ्यता के खोज की बात करेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तब मैं उस पर आपको ले जाऊंगा कि किस तरह से 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार हड़प्पा के टीलों की खोज की थी। तो 1826 से इस तरफ ध्यान जाता है। फिर 1856 में एक और घटना घटित होती है, जब यहां कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो कुछ ईंटें मिलती हैं और वहां पर काम करने वाले जो इंजीनियर थे, जॉन ब्रांटन और विलियम ब्रांटन ब्रदर्स ने उन ईंटों को वहां से उखाड़ लिया और उस ईंटों को उखाड़ करके यहां के काम में लगाया गया, रोड़े के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस सभ्यता के शुरुआती चरण में, या फिर आप ये कह सकते हैं इसकी खोज के शुरुआती चरण में किसी भी पुरातत्वविद का ध्यान नहीं गया। भले ही 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों के बारे में जानकारी दी, भले ही यहां से कुछ पुरानी ईंटें मिली, लेकिन इस पर ध्यान प्रॉपर तरीके से तब गया जब सर जॉन मार्शल ने इस पर एफर्ट शुरू किया। इसीलिए मैंने कहा सर जॉन मार्शल का नाम इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पर प्रॉपर तरीके से एक्सकेवेशन का काम शुरू करवाया। तो हड़प्पा के पुरास्थल पर खुदाई का कार्य शुरू करवाया जॉन मार्शल ने, और दयाराम साहनी के निर्देशन में यह काम पूरा हुआ और तब जाकर दुनिया को पता चला कि यहां कोई नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। तो अब जरा हम लोग ये बात कर लें कि जिस सभ्यता को हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नामकरण कैसे तय हुआ। क्या इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहें, या इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहें, या इसके लिए क्या कोई और भी नाम प्रयुक्त होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पहले इसकी नाम पर बात करेंगे, इसके पृष्ठभूमि पर थोड़ा बहुत बात करेंगे, और इसी क्रम में आप अगले 5-6 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर आपको इतना ढंग से समझ में आ जाए कि जब आप इसके तथ्यों को पढ़ें तो वो बहुत आसान लगने लगे। बहुत आसान भाषा में पहले आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। तो चलिए एक बार पहले शुरुआत करते हैं इस सभ्यता के नामकरण से। तो नोटबुक में आप लोग जो मैं यहां नोट्स लिख रहा हूं उसे नोट डाउन करेंगे। इस सभ्यता का नामकरण, इस सभ्यता का नामकरण, नेमिंग ऑफ दिस सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के लिए
इस सभ्यता के लिए सामान्य तौर पर कई नामों का प्रयोग होता है। कई नामों का प्रयोग होता है जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। तो इसमें से कुछ प्रमुख नाम यहां पर हम लोग लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला नाम लेते हैं इसके लिए सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये नाम बहुत लंबे समय तक सबसे लोकप्रिय नाम इसका यही रहा। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता रहा। ये नाम पढ़ने के पीछे भी कुछ ना कुछ आधार है, कुछ ना कुछ कारण है। दरअसल जब इस सभ्यता के बारे में पता चला, एक तो मैं ईयर की बात करूं अगर कि कब पता चला, तो प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं 1921-22 में। यानी इस सभ्यता की खोज कब हुई थी, इसकी डिस्कवरी कब हुई, तो 1921-22 में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के बाद इस सभ्यता के बारे में हमें पता चलता। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के पुरास्थलों का उत्खनन करवाया, वहां से कुछ खंडहर प्राप्त किए। अगले ही वर्ष राखाल दास बनर्जी ने 1922 में हड़प्पा से लगभग 80 मील दूरी पर स्थित सिंधु नदी के किनारे एक पुरास्थल से कुछ और खंडहर प्राप्त किए जो हड़प्पा से मिलती जुलती संरचना थी, और उस जगह का नाम था मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में जब जानकारी मिल गई, तब पता चला कि ऐसी कोई पुरानी सभ्यता, ऐसी कोई नगरीय सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। फिर इसके कुछ समय बाद ही यहां पर आप देखेंगे 1931 के आसपास चन्नूदड़ो नाम का एक पुरास्थल सिंधु नदी के किनारे ही मिला, जो मोहनजोदाड़ो से पास ही इस अवस्थित था। तो चन्नूदड़ो नाम का एक और पुरास्थल मिला। तो ये मैं जितने नाम बोल रहा हूं, चाहे हड़प्पा कहूं, चाहे मोहनजोदाड़ो कहूं, चाहे चन्नूदड़ो कहूं, आप देखेंगे ये सब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास अवस्थित थे। जैसे हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ था, जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले के अंतर्गत, जो अब वर्तमान में साहिवाल के नाम से जाना जाता है, वहां पर आप देखेंगे ये पूरा स्थल प्राप्त हुआ था। तो 1921 की मैं बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान हमसे अलग नहीं था, वो भारत भूमि का हिस्सा था। तो वहां से जो पुरास्थल प्राप्त हुए वो भारतीय उपमहाद्वीप में ही प्राप्त हुए, भारत के ही भूमि में प्राप्त हुए। तो मोहनजोदाड़ो जो सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था, वो भी आप देखेंगे आज पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध प्रांत में स्थित है, या चन्नूदड़ो भी सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जिससे आप ये समझ सके कि जितने भी पुरास्थल शुरुआती दौर में मिल रहे थे, वो सब सिंधु नदी या उसके आसपास या उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में मिल रहे हैं।
कोई इंडस रिवर के किनारे, कोई यहां पर सतलुज नदी के किनारे, कोई रावी नदी के किनारे, कोई झेलम नदी के किनारे, कोई चिनाब के किनारे, यानी इन्हीं नदियों के किनारे ज्यादातर ये पुरास्थल पाए गए। और इस कारण से मान लिया गया कि जो इसका हार्टलैंड था, जो इसका केंद्रीय भाग था, वो सिंधु नदी घाटी में ही स्थित था। तो एक तो अभी कल के ही क्लास में आप सब पढ़ रहे थे कि जो दुनिया की प्राचीन सभ्यताएं थी या मानव का जो आरंभिक निवास था वो नदी घाटी क्षेत्र क्यों था, क्यों नदियों के किनारे ही ये लोग बसते थे। तो नदियों के किनारे बसने का एक कारण ये था कि जलापूर्ति आसानी से हो जाए, वाटर सप्लाई। और दूसरी बात मैंने कहा, नदी घाटी हमेशा से उपजाऊ भूमि रही है, क्योंकि नदियों के बाढ़ के पानी के साथ नई मिट्टी आकर खेतों में जमा होती है, खादर भूमि का निर्माण होता है जो खेती बाड़ी के लिए बहुत उपयुक्त होती है, और ऐसे में फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो आज भी दुनिया में ज्यादातर सघन आबादी वो आपको उन मैदानी इलाकों में, नदी घाटियों में मिलेगी जहां हर साल बाढ़ के पानी से उपजाऊ मृदा नई तैयार होती है। तो इस कारण से नदी घाटियों में ही प्राचीन सभ्यताओं का उदय हुआ, क्योंकि बिना कृषि क्षेत्र को मजबूत किए नगरीय जीवन का विकास किया ही नहीं जा सकता। अगर बड़े शहर विकसित हो पाए तो इसका कारण था ग्रामीण व्यवस्था का मजबूत होना, फसलों का उत्पादन बहुत अच्छा होना। तो ये वो नदी घाटी क्षेत्र था जो बहुत उपजाऊ मैदानी इलाका है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उपजाऊ मैदान, और इन मैदानों में अच्छी खेती बाड़ी होने के कारण ही इस तरह की नगरीय सभ्यता का विकास हो पाया। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इसका नाम क्यों रखा गया सिंधु घाटी। तो यह नाम इसलिए रखा गया कि आरंभ में जितने भी पुरास्थल मिल रहे थे, जो भी अर्लीस्ट एक्सप्लोरेशन हो रहा था, एक्सकेवेशन हो रहा था, वो सब ये दिखा रहा था कि ये इंडस वैली में ही सेंट्रलाइज थी। और यही कारण था कि ये नाम रख दिया गया इसका। और विशेषकर आपको बता दूं, इस नाम का प्रयोग किया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था सर जॉन मार्शल। अब सर जॉन मार्शल कौन थे ये शायद बताने की जरूरत तो नहीं है, तो सर जॉन मार्शल ने ही इस नाम का प्रयोग किया, इस नाम का प्रयोग किया। तो अगर आपसे यहां पर यह प्रश्न बच्चों पूछा गया कि इस सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नामकरण या सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो आंसर क्या लगाएंगे, सर जॉन मार्शल ने। क्यों? क्योंकि आरंभ में जितने भी पुरास्थल मिले वो इसी नदी घाटी के क्षेत्र में पाए गए। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, आगे चलकर इस सभ्यता का नया नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दिया गया। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो इस सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाम है, यानी नया नाम, ये इसका नया नाम है और सर्वाधिक उपयुक्त नाम माना गया है, सर्वाधिक प्रचलित है, और इसके साथ साथ इसे सर्वाधिक उपयुक्त माना गया। मोस्ट सुटेबल नाम यही माना गया है। तो कॉमनली नेम कौन सा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। न्यू नेम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। मोस्ट सुटेबल नेम है, एप्रोप्रिएट नेम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। प्रश्न ये खड़ा होता है, क्यों इसे मोस्ट एप्रोप्रिएट कहा जा रहा है, क्यों मोस्ट सुटेबल माना जा रहा है? तो इसकी वजह यह है कि जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं तो इसकी एक लिमिटेशन सामने आती है। इससे यह लगता है कि यह सभ्यता केवल सिंधु नदी तक सीमित थी, लेकिन जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद नया रिसर्च हुआ, नया अनुसंधान हुआ, तो पता चला कि हमारी जो मान्यता थी कि यह सिंधु घाटी में सेंट्रलाइज थी, वो मान्यता खारिज हो गई।
क्योंकि इस सभ्यता का बाद में पता चला भौगोलिक विस्तार वो दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे तक, बल्कि हाल में हुए उत्खननों ने यह साबित किया है कि यह गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के तट तक फैली हुई थी। इसकी खोजी गई जो नवीनतम पुरास्थल या बस्ती है दायमाबाद, वो दायमाबाद महाराष्ट्र की रीजन में मिली है। तो कहां दायमाबाद है, कहां महाराष्ट्र है और कहां सिंधु घाटी का क्षेत्र है? तो ये कह देना कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी, यहां पर ये एक तरीके से उसकी लिमिटेशंस हो जाती है, जबकि इस सभ्यता का विस्तार तो सिंधु घाटी से बाहर भी मिला। इसकी पूर्वी सीमा वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर तक मिली है। आलमगीरपुर के पास हुलास नाम का एक गांव है जहां पर इसकी पूर्वी सीमा पाई गई। फिर ऐसे ही ये मांडा से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दायमाबाद तक, और इधर सुतकांगेडोर से लेकर के बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर से और मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर के तटों तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ऐसे ही नर्मदा नदी के तट पर भगत राव गुजरात की ओर इसकी सीमा मिली है। तो ये दिखाता है कि ये केवल सिंधु घाटी तक सीमित नहीं थी, ये केवल इंडस वैली में सेंट्रलाइज नहीं थी, बल्कि इंडस वैली से बाहर भी इसका एक्सटेंशन था। इसके पुरा स्थल अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में, खासकर मैं भारत की बात करूं तो कई अन्य राज्यों में, जैसे राजस्थान में, जैसे गुजरात में, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में, तो इन जगहों से इसके पुरास्थल प्राप्त होने का मतलब यह था कि यह कह देना कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता थी अपने आप में अनुपयुक्त हो जाएगा, यानी अनसुटेबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंधु नदी के प्रदेशों से बाहर भी फैली हुई थी और इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हड़प्पा ही इसका खोजा गया पहला नगर था, खोजा गया पहला नगर। तो इसके आधार पर इसे नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता, यानी डिस्कवर्ड फर्स्ट साइट, फर्स्ट टाउन या फर्स्ट साइट। तो इसका खोजा गया पहला पुरास्थल, इसका खोजा गया पहला नगर हड़प्पा, और यहीं से इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसीलिए पुरातत्वविदों ने इसका नया नामकरण किया और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा। तो दो नाम आपके सामने आए, दोनों स्पष्ट हो गए क्यों ये नामकरण हुए। पहले नाम पर आपत्ति क्या थी और फिर नया नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। अब एक तीसरा नाम जरा देखते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। अब इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? तो आपने ये पढ़ा कि मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, पहली धातु क्या थी? तो भी पिछली ही क्लास में बच्चों आप इस टॉपिक पर ही अध्ययन कर रहे थे, वो था तांबा। तांबा। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चर्चा आप सबसे और करना चाहूंगा, क्योंकि कल मैं किसी बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था। कई बार मुझे यह लगता है कि मैं जो आपके लिए संबोधन करता हूं उस पर हो सकता है आपको आपत्ति हो जाए। मैं आपको मित्र भी कहता हूं, मैं आपको अपना छोटा भाई छोटी बहन भी मानता हूं और साथ में यहां पर बच्चे भी कहकर संबोधित करता हूं। तो किसी को लग सकता है भाई कि सर बच्चा क्यों कह रहे हैं, मैं तो बड़ा हो गया हूं। देखिए, आप कितने भी उम्र में बड़े हो जाएं, लेकिन अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे। आप एक उम्र के बड़े पड़ाव पर भी खड़े होंगे तब भी अपने गुरु के सामने होंगे तो गुरु आपको अपने बच्चे की ही तरह ट्रीट करेगा। जैसे मैं
आज की तारीख में भी एक बेटे का बाप होते हुए भी यदि अपने गुरु के सामने होता हूं तो मेरा वही भाव होता है। मुझे भी इसी मुखर्जी नगर में कुछ वरिष्ठ अध्यापकों ने पढ़ाया है और जब वो मेरे सामने पढ़ जाते हैं तो मेरे अंदर फिर से वही वात्सल्य जगता, लगता है मेरे सर हैं, इन्होंने मुझे टीच किया, पढ़ाया, सिखाया, आज मैं अगर किसी काबिल हूं तो उनकी बदौलत हूं। तो मेरा भाव वही होता और मुझे अपने गुरु से भी वही वात्सल्य मिलता। तो शायद ये भारतीय भूमि का, भारत की संस्कृति का एक बहुत अच्छा पहलू है जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और गुरु हमेशा अपने शिष्य को एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करता। तो ऐसे में आप कभी भी इन बातों को अन्यथा मत लें, क्योंकि एक बच्चे का शायद कमेंट था कि सर इसमें कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, आप बड़े हैं लेकिन मेरे लिए आप चाइल्ड जैसे ही, मेरे लिए आप बच्चे जैसे ही हैं और मेरा आपके प्रति वही लगाव, वही प्यार रहेगा। तो आप इसको कभी भी बच्चों अन्यथा मत लीजिए। वैसे भी गुरु और शिष्य का नाता शायद इस धरती पर मां और बेटे के नाते के बाद सबसे पवित्र रिश्तों में से है। ये बात अलग है कि आज के युग में गुरु शिष्य की मर्यादा भंग हुई है, गुरु की तरफ से भी इसमें मर्यादा टूटी है और शिष्यों के तरफ से भी हमारे संस्कार बदले, लेकिन आज भी भारत में गुरु शिष्य की परंपरा उसी संस्कृति का अनुसरण कर रही है। कम से कम मैं तो उसी संस्कृति में विश्वास करता हूं और यही कारण है कि आप सबको मित्र भी संबोधित करता हूं और आपको यहां पर गुरु के रूप में बच्चों का तरह ट्रीट करता हूं, बच्चों के रूप में संबोधित करता हूं। जैसे एक बार अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोण से पूछा था कि पिता, मैं आपका प्रिय पुत्र हूं लेकिन मैंने देखा है आपका स्नेह, आपका लगाव अर्जुन के प्रति कुछ ज्यादा है, ऐसा क्यों? मैं तो आपका पुत्र हूं लेकिन आप अर्जुन को अपना प्रिय क्यों मानते हैं? तो गुरु द्रोण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप मेरे पुत्र हैं, इस नाते आप मेरे प्रिय जरूर हैं, लेकिन पुत्र होने से पात्रता नहीं तय होती। अर्जुन पात्र है इसलिए वो मेरा अपना है। तो गुरु के लिए जो पात्र होता है वो बच्चे समान होता है, वो कहीं ना कहीं अपना प्रिय होता है। तो जैसा लगाव गुरु द्रोण को अपने शिष्य अर्जुन से था, अर्जुन की विजय पर उनको कहीं ना कहीं एक आत्ममुग्धता मिलती थी, ऐसे बच्चों आपकी सफलता पर मैंने बार बार ये बात कही, या तो आपके माता पिता गर्व करेंगे या शायद यहां पर गुरुओं की परंपरा में मैं भी खड़ा होऊंगा कि मेरे बच्चों ने कारनामा किया। तो इसलिए आप जब कोई कमेंट लिखते हैं तो आप सोचें कि आप किसकी क्लास पर कमेंट लिख रहे हैं, क्योंकि YouTube में बहुत सारी क्लासेस में आपको अलग तरीके से एंटरटेनमेंट मिलता है। वो टीचर शायद आपको दूसरे वे में पढ़ाते भी हैं। मेरी क्लास आपके लिए हो सकता है इंटरटेनिंग ना लगे, क्योंकि मैं अपने कंसर्न पर बहुत क्लियर होता हूं कि मैं कंटेंट पर ही ज्यादा अपना फोकस रखूं। इसलिए कई बार पढ़ाने में इतना मैं तल्लीन हो जाता हूं कि आपको कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देता। तो इसलिए बच्चों, अगर ऐसा कभी संबोधन आ जाए तो आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए अब आगे बात करता हूं। तो मैंने कहा मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तांबा यानी कॉपर। फिर इस सभ्यता के लोगों ने इसी में एक नया मेटल मिलाया था, टिन, यानी एलॉय मिक्स किया, इसमें मिश्र धातु बनाई और तांबा और टिन मिला करके इन लोगों ने ही एक नया मेटल तैयार किया, कांसा। यानी इन्होंने ब्रोंज नाम से एक नया मेटल तैयार किया। तो चूंकि ब्रोंज को इन्वेंट किया था इस सिविलाइजेशन के लोगों ने, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। यानी इस सभ्यता के लोगों ने ऐसा नहीं है कि पत्थर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, स्टोन का इस्तेमाल ये भी करते थे, बल्कि इस सभ्यता के लोगों ने स्टोन के स्कल्पचर बनाए, यानी यहां पत्थर की मूर्तियां तैयार की। जैसे हड़प्पा से एक ऐसी मूर्ति मिली है, पत्थर की बनी हुई मूर्ति, मातृ देवी की बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं, मदर गॉडेस के स्टैचूज मिले हैं, जैसे देवी दुर्गा की मूर्ति। तो इस तरह से यहां पर पत्थर का उपयोग मानव जीवन का हिस्सा तब भी बना रहा। फिर इन्होंने तांबे का भी प्रयोग किया, तांबे के बर्तन भी मिले हैं, लेकिन एक नया मेटल इन्होंने बनाया और वो था कांसा, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता। तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान नहीं था।
यानी ये आयरन से फैमिलियर नहीं थे, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। तो अगर आपसे ऐसा प्रश्न कुछ पूछा जाता है कि कौन सी धातु से ये लोग परिचित नहीं थे और कौन सी नई धातु से इन्होंने परिचय प्राप्त किया, तो नई धातु इन्होंने जो विकसित की वो थी कांसा, और जिस धातु से परिचित नहीं थे वो था लोहा। तो चूंकि कांसा इन्होंने बनाया, कांस्य के उपकरण इन्होंने तैयार किए, जैसे मोहनजोदाड़ो से एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली, एक ऐसी स्टैचू जो एक गर्ल के डांसिंग पोस्चर को दिखाता है, उसका एक हाथ उसके कमर पर है और एक हाथ सिर की तरफ, ये उसके डांसिंग पोस्चर को दिखा रहा है। इसी को डांसिंग गर्ल स्टैचू कहा गया, यानी नृत्य करती हुई लड़की की मुद्रा। ऐसी एक मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से जो कांसे की बनी हुई है। दायमाबाद से कांसे का बना हुआ एक रथ मिला है जिसमें इक्का गाड़ी दिखाया जा रहा है, यानी कि इक्का जैसे कोई खींचता है। तो ये सब चीजें यहां कांस्य की बनी हुई हैं, ब्रोंज स्कल्पचर मिले हैं, और चूंकि कांसा पहली बार इसी युग में प्रयुक्त हुआ, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। स्पष्ट है? आगे बढ़े अब। तो ये नामकरण कैसे हुआ समझ में आ गया। अब आते हैं जरा नाम और देखते हैं। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो इसका भी एक लॉजिक है, इसके पीछे भी एक कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगर यहीं से मिले। आरंभिक नगर होने का प्रमाण यही सभ्यता है। Rise of earliest cities in Indian subcontinent. तो चूंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट सिटीज, आरंभिक नगरों का उदय इसी समय हुआ, इससे पहले नगरीय जीवन नहीं था। तो आप इससे पहले तो पाषाण युगीन संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे, स्टोन एज कल्चर के बारे में। इंसान नगर तो छोड़ो, ठीक से गांव बसाना भी नहीं सीखा था। तो एक ऐसा दौर था जब गुफाओं में लोग रहते थे। फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां आई, चैल्कोलिथिक कल्चर आया, और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के लोगों ने ग्रामीण बस्तियां बसाई या कच्चे ईंटों के मकान बनाए, और उसी पृष्ठभूमि पर फिर यह सभ्यता विकसित हुई जिसमें पक्के मकान बने, पकी ईंटों का प्रयोग हुआ, फायर्ड ब्रिक्स या बैग्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया, और इस तरह से एक अनोखी सभ्यता आई जिसमें अपने टाउन प्लानिंग को लेकर यह पूरी दुनिया में सबसे महान सभ्यता मानी गई। इतने बेहतरीन नगर बनाए, इतने बड़े नगर बनाए जिसकी कल्पना आज के यहां पर नगरीय जीवन से की जा सकती। जैसे आज बहुत प्लान्ड मैनर में टाउनशिप डेवलप किए जाते हैं, 21वीं शताब्दी में भी प्लान्ड मैनर में टाउनशिप लिमिटेड मिलते हैं। आज भी बड़े बड़े महानगरों में बेतरतीब शहर बसे हुए हैं जो एक समस्या का कारण है। लेकिन उस जमाने के लोगों ने अगर टाउन प्लानिंग की, नगरों को ढंग से बसाया, तो ये अपने आप में बहुत अनोखी बात थी। और चूंकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार हुआ, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता। तो ये भी इसके लिए एक नामकरण है। एक नाम यहां पर हम और भी देखते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता
इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हैं? तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सिंधु नदी का क्षेत्र मान लीजिए ये है और यहां से ऐसे सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही है, तो इसके बीच का जो ये भूभाग है, इसी भूभाग में कहा जाता है ये सभ्यता फली फूली। यानी तिब्बत से सिंधु नदी निकलकर भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जा रही है और जाकर कराची के बगल अरब सागर में गिरती है, और इधर सरस्वती नदी ये यहां हिमालय क्षेत्र से निकलकर और आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में जाकर के गंगा यमुना में संगम करती है। अब ये बात अलग है कि आज बहुत सारे भौगोलिक विद्वानों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि सरस्वती जैसी तो कोई नदी थी ही नहीं, लेकिन सरस्वती का जिक्र ऋग्वेद में भी आया। सरस्वती के लिए ऋग्वेद में नदी तमाम शब्द का प्रयोग किया गया, यानी नदियों की मां कहा गया। अब यह बात अलग है कि भौगोलिक चिंतक कहते हैं कि सरस्वती अदृश्य हो गई, कुछ कहते हैं अस्तित्व में ही नहीं थी, लेकिन ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं कि जो आज घग्गर हाकरा का क्षेत्र है, घग्गर हाकरा का क्षेत्र है, ये वही क्षेत्र है जहां सरस्वती नदी कभी प्रवाहित होती थी, और इस क्षेत्र में भी इस सभ्यता के पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। यानी यहां तक इसकी जो पूर्वी सीमा थी वो संभवतः सरस्वती नदी थी, और जो इसकी पश्चिमी सीमा बनाती थी वो सिंधु नदी। तो सरस्वती और सिंधु के बीच के भूमि में ही यह सभ्यता फली फूली, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया गया। तो बच्चों, आज आपने इस सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक बातें जानी कि यह सभ्यता किस तरीके से अचानक लोगों को इसके बारे में पता चलता है, किस तरह से 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखाल दास बनर्जी के प्रयास से हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उत्खनन होता है, और सर जॉन मार्शल फिर दुनिया को बताते हैं कि भारत में पहली नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी। उसी सभ्यता के नाम को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इस पर अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता। तो आज के सेशन में मैंने आपको इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया है। आपको ये टॉपिक अब समझ में आया होगा, इसके नामकरण को लेकर बातें स्पष्ट हुई होंगी। इसी पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इस सभ्यता के बारे में जो हमें पता चला उसकी कहानी क्या। हालांकि काफी कुछ मैंने चर्चा के दौरान ही आपको बता दिया, जैसे 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की खोज की। 1856 में कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाते समय कुछ पुरानी ईंटें प्राप्त हुई, और फिर इसके बाद आगे चलकर आप देखेंगे कि जब सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बने तो उन्होंने इस पर उत्खनन कार्य करवाया और यहां से सभ्यता प्रकाश में आई। तो इसकी खोज के बारे में भी कुछ तथ्य हैं जिसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहां पर आपको मैंने यह भी कहा कि इस सभ्यता का उदय किस पृष्ठभूमि पर हुआ, तो आप पाएंगे जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां थी, जो चैल्कोलिथिक कल्चर था, उसी बैकग्राउंड पर इस सभ्यता का विकास हुआ। तो आगे की क्लास में हम लोग इसी पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ अन्य टॉपिक पर जो मैंने आपको फ्रेमिंग आज दी है उस पर बात करेंगे। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सब यहां पर स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, नियमित रूप से पढ़ते लिखते रहेंगे और क्लासेस को एंटरटेन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।